रात बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने हवा को भी रोक दिया हो। गांव की आखिरी कच्ची सड़क पर मिट्टी की हल्की सूंधी खुशबू फैली हुई थी। तभी दूर से एक लालटीन की रोशनी धीरे धीरे पास आती दिखाई दी। लोग सोच रहे थे कोई मुसाफिर होगा, लेकिन जब वो आदमी दरवाजे से दरवाजे रुककर यूं बोलने लगा कि मैं बेचने आया हूं, मांगने नहीं, तो हर कोई चौकन्ना हो गया। उसने आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास भरा था, जैसे उसे पता हो कि उसके पास ऐसी चीज है जिसके लिए लोग नींद छोड़ देंगे। उसके कंधे पर एक पुराना चमड़े का थैला था, लेकिन चाल ऐसी जैसे राजाओं की तरह चलता हो। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में उतनी ही शांति जैसे कोई शिकार को पहले आराम से देखने दे, फिर घात लगाए। उसका पहनावा साधारण ग्रामीण जैसा था, पर उसमें साधारण कुछ भी नहीं था। कुछ लोग दरवाजों के पीछे खड़े होकर उसे देखते रहे, लेकिन वो बिना रुके चौपाल के पास जाकर बैठ गया और बोला, जो चाहिए बोलो, मेरे पास सब है, लेकिन दाम उतने ही दूंगा जितने तुम खुद तय करोगे, जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये बात गांव वालों के दिल पर सीधे जा लगी। हर कोई जानता था कि शहर में चीजें कितनी महंगी होती हैं। यहां तो दाम खुद तय करने का मौका था। सबसे पहले शंभू का छोटा बेटा आगे बढ़ा, कांपते हाथों से बोला, क्या क्या तुम्हारे पास चांदी का कड़ा है? वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ थैले में हाथ डालता है और बिना देखे बिल्कुल वही चीज निकाल देता है। चमचमाता चांदी का कड़ा, जैसे अभी अभी किसी जौहरी की दुकान से लिया गया हो। सबकी सांसें रुक गईं। शंभू ने नजरें उठाकर उस आदमी को देखा। चमकदार कड़े के लिए उसने बस 10 रुपए दिए। मुसाफिर ने पैसे लिए, कड़ा दे दिया, लेकिन उस कड़े को पकड़ते हुए भी उसकी उंगलियां जरा भी उत्साहित नहीं हुईं, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल मायने न रखता हो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कोई तावीज मांग रहा था, कोई चाकू, कोई चश्मा, कोई पुरानी तांबे की लोटियां, और हर चीज उसकी थैली से ऐसे निकल रही थी जैसे पहले से पता हो कि कौन मांगने वाला है। जिज्ञासा का माहौल सन्नाटे को खा रहा था। लोग हैरान थे, लेकिन सौदा इतना आसान और सस्ता था कि दिमाग के सवाल दिल की चाहत के सामने हारने लगे। हर कोई कह रहा था कि ऐसा मौका रोज थोड़े मिलता है। रात गहराती जा रही थी। वो आदमी एक पुराने छोड़े हुए घर में रुकने लगा। रस्सी से बंधे दरवाजे का टुकड़ा उसने खुद खोल लिया, जैसे उसे पुरानी जगहों में रहने की आदत हो। पड़ोस के बच्चे खिड़की से झांक कर देखते रहे। मुसाफिर चुपचाप आग जलाता है, हाथ सेकता है और मुस्कुराता है। उसके सामने की आग में नजरों का प्रतिबिंब नहीं, बस खालीपन था, जैसे उसके पास कोई डर ही ना हो। गांव में शायद पहली बार कोई बाहरी इतना बेखौफ बैठा था, जैसे उसे पता हो कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ पहला बदलाव दिखा। शंभू का बेटा, जिसके लिए चांदी का कड़ा लिया गया था, वो गायब था। घर के दरवाजे खुले पड़े थे, जूते वहीं, चारपाई बिछी हुई, लेकिन लड़का नहीं। शोर मच गया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। किसी को शक भी करना नहीं पड़ा। सबकी नजरें उसी मुसाफिर की तरफ उठीं। वो ठीक उसी समय घर से बाहर निकला, जैसे उसे पता था क्या होने वाला है, पर उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं, वही पुरानी मुस्कान। शंभू ने गुस्से में झपट कर उसका कॉलर पकड़ा, लेकिन वो आदमी पलटकर बोला भी नहीं, बस शांति से आंखें उसके चेहरे पर टिकाई और धीमे से बोला, कई बार लोग कुछ पाने की जल्दी में होते हैं और भाग्य उन्हें कुछ दूसरी चीज ले लेता है। किस सौदे में क्या खोया जाएगा, ये हमेशा पहले से नहीं पता होता। आसपास खड़े लोग कांप गए। गांव के किसी भी आदमी ने अपने जीवन में किसी को इतना सुकून के साथ पिटने या मरने के खतरे के बीच खड़े नहीं देखा था। वो आदमी वहां से हटाया नहीं जा सकता था। उसकी आवाज, उसका चलन, उसका अंदाज डर पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि ये एहसास दे रहा था कि उसका डरना तो दूर, शायद उसके लिए कुछ भी दांव पर नहीं है। सवाल बहुत थे, पर जवाब उस मुस्कान में छिपा था, और उसी मुस्कान के साथ वो बोला, मैं फिर शाम को सौदे के लिए बैठूंगा। चाहो तो कुछ ले लेना, चाहो तो अपने घरों में रहना। किसी ने नहीं रोका, किसी में हिम्मत नहीं हुई, और वो आदमी वही पुराना थैला कंधे पर डालकर एक बार फिर गांव की ओर बढ़ गया, जैसे रात की शुरुआत दोबारा होने वाली हो। लेकिन इस बार पूरे गांव की नींद का सौदा दांव पर था। कोई समझ रहा था, कोई नहीं। गांव की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। सूरज चढ़ने से पहले ही शोर और बेचैनी फैल चुकी थी।
औरतें कुएं पर पानी भरने नहीं गईं, बच्चे खेलने नहीं निकले, बुजुर्ग चौपाल नहीं पहुंचे। हर घर में सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि शंभू का लड़का रात में कहाँ चला गया। मगर जितनी आवाजें उठ रही थीं, उतना ही अजीब सन्नाटा लोगों के चेहरों पर उतरता जा रहा था। उन्हें डर ऐसा नहीं था कि बच्चा खो गया है, बल्कि डर ये था कि उसे किसने खोया है। गांव के 4-5 नौजवान उस मुसाफिर को खोजने निकले, पर वो खुलकर कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जाते ही सवाल अपने आप छोटे हो जाते हैं। पर फिर भी वो उसे नहर के पास मिल गए। वो जमीन पर बैठा था, घास को उंगलियों से हल्के हल्के छू रहा था, मानो किसी अपने को सहला रहा हो। जैसे ही नौजवान उसके पास पहुंचे, वो बिना चौंके बिना उठे बोला, बच्चा खोजने आए हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि किसी को खोने के 2 कारण होते हैं, या वो खुद जाता है या उसे बुलाया जाता है। ये सुनकर नौजवान भड़क गए, लेकिन फिर भी उस पर चिल्ला नहीं पाए। उसकी नजरें ऐसी थीं कि उनमें घूरने की ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एहसास था कि जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। नौजवानों में से सबसे तेज स्वभाव वाला लखबीर गुस्से में बोला, तू कुछ उल्टा सीधा बोले बिना बताना शुरू कर दे, बच्चा कहाँ है? मगर मुसाफिर बस बहुत धीरे से हंसा। हंसी भी ऐसी नहीं जो खुशी दिखाए, बल्कि ऐसी जैसे वो किसी पुरानी आदत से मजबूर हो। उसने धीरे से कहा, मैं किसी को ले नहीं जाता, लो खुद मेरे सौदे से कुछ न कुछ बदल जाते हैं। फिर वो ठिठक कर बोला, और जब कोई चीज खरीदी जाती है तो कुछ और उसका दाम बन जाती है। इन शब्दों में कुछ ऐसा था जो हड्डियों तक ठंड पहुंचा देता था। लखबीर ने गुस्से में थैले छीनने की कोशिश की, लेकिन थैला पकड़ते ही उसका रंग उड़ गया। अंदर सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि हर चीज के साथ एक छोटा सा नाम लिखा हुआ था। नाम बिल्कुल साफ साफ गांव के ही लोगों के, जैसे हर सामान पहले से तय हो कि किसे देना है। पन्नों के किनारे पर तीसरा नाम वही था, शंभू, चांदी का कड़ा, दाम अधूरा, और उसके नीचे लिखा था, अधूरा सौदा हमेशा पूरा लिया जाता है। नौजवानों के हाथ कांपने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि डर किसी देवीय ताकत का नहीं, बल्कि इंसानी शक्ल में खड़े किसी अनजान शख्स का था। मुसाफिर ने थैला वापस अपने पास खींच लिया, लेकिन खतरनाक तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे उन्हें कुछ याद दिलाना चाहता हो। जो होना था हो गया, अब बच्चा तब मिलेगा जब सौदा पूरा हो जाएगा, उसने शांत आवाज में कहा। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। डर धीरे धीरे शक में बदल रहा था और शक गुस्से में। लेकिन सच्चाई यही थी कि कोई भी उस आदमी को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और शायद उसकी यही जीत सबसे खतरनाक थी। शाम पड़ते ही वही नजारा फिर बना। मुसाफिर चौपाल की जगह पर बैठा। लोग डर और जरूरत के बीच झूल रहे थे, लेकिन असली भेद तब सामने आया जब राम दुलारी नाम की औरत आगे बढ़ी। उसकी बेटी महीनों से बीमार थी और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। वो रोती हुई बोली, अगर तुम्हारे पास कुछ है जो मेरी बच्ची को ठीक कर दे तो दे दो, जो मांगोगे दूंगी। उसने थैले में हाथ डाला, बिना सामान को देखे, और काले कपड़े की एक छोटी पोटली निकाली। उसकी आवाज उतनी ही शांत थी, ये ले जाओ, पर याद रखना, हर दवा दाम लेती है, और दाम हमेशा पैसे नहीं होते। लोगों ने राम दुलारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची के लिए तड़प ही थी। उसने सौदा स्वीकार कर लिया। उस रात गांव की हवा में दुआओं और डर का अजीब मिश्रण था, और ठीक आधी रात को थरथर कांपते कदमों और घुटी हुई चीख के साथ दूसरी चीख सुनाई दी। शंभू का बेटा वापस आ गया था, पर वो बोला कुछ नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग लग रहा था। आंखें खोई हुई, चेहरा भावहीन, जैसे कोई बाहरी आवाज उसके शरीर से बोलती हो। और उसी समय दूसरी तरफ राम दुलारी की बच्ची की हालत अचानक बेहतर हो गई, जैसे चमत्कार हुआ हो। सारी नजरें एक साथ सिर्फ और सिर्फ उस मुसाफिर पर टिक गईं। वो रात में उसी खाली घर में बैठा था। आग जल रही थी, चेहरे पर वही मुस्कान, और होठों पर वो धीमी आवाज, हर दुआ का दाम होता है और हर दाम का सौदा पहले ही तय होता है। गांव अब दुविधा में था। ये आदमी खतरा है या चमत्कार, या नुकसान हुआ है या फायदा।
पर असली डर ये था कि अब हर व्यक्ति की कोई इच्छा थी और उस आदमी के पास उस इच्छा को सौदे में बदलने की ताकत। और इस सब के बीच वो काला खतरा अभी पूरी तरह गांव में जगह ही नहीं था। अगली सुबह गांव की हवा में अजीब बेचैनी थी, जैसे रात किसी अध खुले दरवाजे की तरह रहस्य छोड़ गई हो। जो लोग उस मुसाफिर से दूर रहने की कसम खाकर सोए थे, वही सुबह उठते ही उसके बारे में बातें करने लगे। हर कोई खुद को समझा रहा था कि उससे कोई लेना देना नहीं रखना, लेकिन मन के कोनों में पहले से ही कोई छिपी इच्छा जाग रही थी, और उसका कारण सिर्फ वो मुसाफिर था। शंभू का बेटा वापस आने से गांव में थोड़ी राहत जरूर आई थी, लेकिन उसके बदले में राम दुलारी की बेटी का चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना लोगों के दिमाग में गणित की तरह बैठने लगा था। कुछ खोने पर कुछ मिल रहा है, कुछ पाने पर कुछ खो रहा है। सबसे पहले इस पैटर्न को नोट किया पुराने जोधी बाबा ने। वे उम्र में सबसे बड़े थे, गांव में शायद ही कोई बात उनसे छुपती हो। वे धीमे स्वर में बोले, ये आदमी सामान नहीं बेचता, किस्मत बेचता है। जो मांगते हो वो मिल जाता है, लेकिन बदले में खुद मालूम नहीं पड़ता कि देना क्या पड़ेगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब जोधी बाबा ने कहा, ऐसा सौदा 30 साल पहले भी हुआ था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने याद करने की कोशिश की और चेहरा पीला पड़ गया। बहुत पुरानी बात थी। तभी एक आदमी आया था, बिल्कुल ऐसा ही। सामान सस्ता, मुस्कुरान शांत, सौदे आसान। तब किसी ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उस साल लोगों को जो मिला उससे कहीं ज्यादा उन्होंने खोया था। घर टूटे, रिश्ते टूटे, कुछ लोग लापता हुए, और फिर वो आदमी अचानक गायब हो गया। जोधी बाबा की बोलती गले में अटक गई जब किसी ने पूछा, उसका चेहरा कैसा था? उन्होंने धीमे से कहा, चेहरा भूला नहीं जा सकता, वही शांति, वही मुस्कान। गांव वालों के अंदर जैसे ठंड उतर गई। क्या वो वही आदमी था? अगर हां तो 3 दशक बाद फिर क्यों लौटा? दोपहर होते होते हर कोई ये तय कर चुका था कि उससे दूर रहना है। लेकिन वही दोपहर गांव में एक और घटना हुई। रामदीन का बेटा, जो बचपन से गूंगा था, अचानक बोलने लगा। उसके हाथ में वही चाकू था जो मुसाफिर ने पिछले रात बेचा था। लोगों को यह संयोग नहीं लग रहा था। अब डर, लालच और शक सब मिलकर पागलपन बनते जा रहे थे। शाम होते होते चौपाल फिर भर गई। मुसाफिर हमेशा की तरह शांत बैठा था। वही थैला, वही आग के पास बैठने का अंदाज, वही मुस्कुराहट। लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है? किसका बदला ले रहा है? तू कौन है? मुसाफिर ने सरपंच को ऐसे देखा जैसे कोई बूढ़े बच्चे से बात कर रहा हो। फिर धीमे से पूछा, तुम लोग क्या समझते हो? मैं दुख लाता हूं या तुम खुद मांगते हो? सरपंच खामोश हो गया। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। मुसाफिर ने आगे कहा, मैं बस सौदे पूरे करता हूं। तुम जो मांगते हो मैं दे देता हूं, लेकिन हर मांग का दाम तो होता ही है। इतना बोलकर वो चुप हो गया, पर उसकी चुप्पी ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। लोग उसे रोकना चाहते थे, भगाना चाहते थे, पर कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और अजीब बात, कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो उसे भगाने नहीं, उसके पास सौदा करने आए थे। जरूरतें इंसान को डर से भी ताकतवर बना देती हैं। इसी तनाव के बीच मन्नू का काका आगे बढ़ा। उसकी बेटी की शादी टूट चुकी थी। दहेज के लिए लड़के वालों ने रिश्ते को ठुकरा दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी की शादी करवा दे, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। गांव सन्न हो गया। सरपंच चिल्लाया, पागल मत बन, कुछ मत बोल। पर तब तक देर हो चुकी थी। मुसाफिर के होंठों पर मुस्कुराहट लौट चुकी थी। उसने थैले से एक सुनहरी अंगूठी निकाली और मन्नू काका के हाथ में रख दी। रात होने से पहले इसे वर के घर पहुंचा देना, रिश्ता पक्का हो जाएगा, बाकी दाम समय खुद ले लेगा। हर कोई जानता था कि अब गांव में दूसरा सौदा शुरू हो चुका है। पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया। जोधी बाबा अचानक बोले, तुम तभी आते हो जब गांव में लोग एक दूसरे की ख्वाहिशों को हराने लगते हैं। तुम इंसानी भूख मापने आते हो,
ठीक उसी तरह जैसे पहली बार आए थे। मुसाफिर ने सिर झुकाया जैसे बात सही हो। फिर उसने धीमे से कहा, मैं तब आता हूं जब लोग खुद चाहते हैं कि मैं आऊं। गांव वालों की आंखों में खौफ जम गया, क्योंकि बात सच थी। उसे गांव ने बुलाया था अनजाने में, बेइंतहा इच्छाओं के कारण। और सबसे बड़ी डरावनी बात, अब हर किसी के अंदर कोई न कोई ख्वाहिश थी, और वो आदमी हर ख्वाहिश को सौदे में बदल सकता था। गांव ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां कोई जीत नहीं सकता था, सिर्फ खो सकता था। उस रात गांव की हवा दबाव जैसी भारी थी। कोई बात जोर से कह भी दो तो ऐसा लगता था कि आवाज दीवारों से आगे नहीं जाएगी। चौपाल पर फिर वही आग जल रही थी। वही मुसाफिर उसी अंदाज में बैठा था जैसे हर दिन उसका इंतजार उसे ही नहीं पूरे गांव को होता हो। पर आज गांव का इरादा अलग था। आज सौदा करने नहीं, हिसाब चुकता करने की बात हो रही थी। लकबीर, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, आज अपने साथ 7-8 नौजवान लेकर खड़ा था। सभी के हाथ में डंडे थे। सरपंच ने विरोध किया, मगर आज गुस्सा और डर मिलकर एक ही रूप बन चुके थे। लकबीर बोला, आज ये सौदा नहीं करेगा, आज इसका खेल खत्म करेंगे। गांव वालों के चेहरे पर पसीना था, पर डंडे थामने में झिझक नहीं। वे आग के धुएं के पार उसे घेरते हुए आगे बढ़े। किसी को उम्मीद थी कि कम से कम अब तो वो डर जाएगा, भागेगा, मिन्नत करेगा, लेकिन वह वैसे ही बैठा रहा। उसकी आंखें उसी शांति से जलती लौ को देख रही थीं जैसे पूरी दुनिया में उससे ज्यादा देखने लायक कुछ हो ही ना। लकबीर ने पहली बार किया। डंडा सीधे उसके कंधे पर जा लगा। आवाज साफ आई, जोर से, लेकिन मुसाफिर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो न दर्द में चिल्लाया, न सिहरन आई, न चेहरा बदला। बस वो उसी तरह बैठा रहा, धीमे से मुस्कुराते हुए। दूसरा वार पीठ पर, तीसरा पीठ पर। डंडे टूटने की आवाज आई, पर आदमी हिला भी नहीं। उसने उठकर पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। गांव के सबसे बहादुर लोगों की हिम्मत टूटने लगी। उन्होंने उस पर वार तो किए, पर ठंडी खामोशी में डूब गए, जैसे इंसान को नहीं, किसी विचार को मारने की कोशिश कर रहे हो, और वो मर ही न सके। कुछ देर बाद वो धीरे से खड़ा हुआ। उसकी कमीज पर धूल थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। उसने लकबीर के कंधे पर हाथ रखा, डांटने या चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे जैसे किसी गलती कर बैठे बच्चे को समझाता हो। तुम लोग मुझे मार नहीं रहे, खुद को चोट पहुंचा रहे हो। ये सुनते ही कुछ लोगों के हाथ से डंडे गिर गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन शर्म और डर का मिला जुला दर्द था। फिर उसने धीरे धीरे सबके चेहरे देखे। हर चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि कमजोरी ढूंढ रहा था। किसे क्या चाहिए, किसे क्या कमी है, कौन क्या पाना चाहता है। जैसे इंसान नहीं, इंसान की लालसा को पहचान रहा हो। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, मेरे पति को काम मिल जाए, तब तक मैं कुछ भी सह लूंगी। सभी ने देखा ये जसोदा थी, सहमी हुई, टूटी हुई और उम्मीद से भरी। सरपंच चिल्लाया, चुप, कुछ मत मांगो तुम। लेकिन मुसाफिर ने सरपंच की तरफ नहीं देखा। उसने जसोदा की ओर एक धीमी मुस्कुराहट फेंकी। मुस्कान में वादा भी था और जाल भी। उसने थैले से एक तरावीज निकाला और जसोदा के हाथ में रख दिया। सुबह तक काम मिल जाएगा, दाम बाद में समझ में आ जाएगा। लोग चुप हो गए। जसोदा की आंखों में पहली बार चमक दिखी, डर से बड़ी, उम्मीद से भारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल उसके बाद आया। लकबीर एक बार फिर उसके पास पहुंचा, गुस्से से कांपते हुए बोला, तू चाहे जितना शांत बने, सच ये है कि तू धोखा देता है, तू सब बर्बाद करेगा। मुसाफिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, लोगों को अगर बर्बाद होना ही ना हो तो मैं यहां आता ही क्यों। ये सुनते ही लकबीर पीछे हट गया। ये पहली बार था जब गांव के सबसे साहसी आदमी की सांसें लड़खड़ाई थीं। मुसाफिर ने आखिरी बार भीड़ को देखा और बोला, मुझे मारने से कुछ नहीं रुकेगा, मुझे भगाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तभी चला जाऊंगा जब हर सौदा पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह बहुत सामान्य ढंग से अपना थैला कंधे पर डालकर चौपाल से चला गया, ऐसे जैसे वो सुबह की सैर पर निकला हो, न कि हमले से बचकर। पीछे गांव गिरते मनोबल के साथ खड़ा रह गया। गुस्सा हार चुका था और डर जीत गया था। और सबसे खतरनाक बात, अब गांव को समझ आ गया था कि वो आदमी ताकत से नहीं, इच्छाओं से जीतता है। क्योंकि जिस आदमी पर चोट असर न करे,
वो सिर्फ एक हथियार से हार सकता है, दिल की चाहत से। और गांव का हर दिल कुछ चाहता था। रात के सन्नाटे में जंगल की हवा कुछ अलग सी लग रही थी। चौपाल के पास रखी बुझी हुई आग से हल्की हल्की धुआं उठ रहा था और चारों लोग खामोशी में अपनी अपनी सोच में खोए बैठे थे। अंदर ही अंदर सबको मालूम था कि आगे का रास्ता अब आसान नहीं होने वाला है। इतने दिनों की भटकन, धोखे और नई नई मुश्किलों ने उन्हें थका जरूर दिया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर जाने का सवाल ही नहीं था। हर चेहरे पर डर भी था, उम्मीद भी थी और साथ रहने की मजबूरी भी, क्योंकि अब अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता था। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी सबसे छोटे ने धीरे से कहा, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही लोग हद में नहीं आ रहे। लगता है हम किसी ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिसका असली किरदार अभी सामने ही नहीं आया। बाकी तीनों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो भी यही सोच रहे थे, बस बोल नहीं पा रहे थे। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई पास से गुजरा हो। सभी चौकन्ने होकर खड़े हो गए। मशाल फिर से जलाकर उन्होंने आसपास तलाशा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। फिर भी सबको लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, चुपचाप, दूर से। सुबह होते ही वे आगे के रास्ते पर निकल पड़े। कच्चे पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना आसान नहीं था। ऊपर से हर मोड़ पर यह एहसास कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है मन को और भारी बना देता था। एक जगह रास्ता अचानक दो भागों में बंट गया। बायां रास्ता संखरा, अंधेरा और घने पेड़ों के बीच खोता हुआ, जबकि दाहिना रास्ता खुला, पहाड़ी ढलान की तरफ जाता हुआ। तय करना मुश्किल था कि कौन सा रास्ता सही है। लंबे विवाद के बाद उन्होंने बायां रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सही चीजें कभी आसान रास्ते से नहीं मिलती। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और डरावना होता गया। हवा भारी थी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाज देती थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक कहीं दूर घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। सब रुक गए। आवाज पास आती जा रही थी। कुछ ही पलों में काले कपड़ों में एक वृद्ध साधु दिखाई दिया, हाथ में त्रिशूल, आंखें लाल और चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं। चारों ने घबराकर रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उस साधु ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और संकेत किया कि रुक जाएं। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गुफा के भीतर बोल रहा हो, तुम जिस चीज की तलाश में हो उसे पाना आसान नहीं, लेकिन लौट जाओ तो शायद जिंदगियां बच सकती हैं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच भी लगता था और जाल भी। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, हम पीछे नहीं लौट सकते, अगर आगे खतरा है तो सच बताइए। साधु अचानक मुस्कुरा दिया, एक अजीब डरावनी मुस्कान। उसने कहा, खतरा आगे नहीं, खतरा पहले ही तुम्हारे बीच मौजूद है। ये सुनते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा। साधु मुड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। चारों लोग जैसे टूट गए। किस पर भरोसा करो, किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब यह सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, सच को जानने का भी बन चुका था। शाम तक पहुंचते पहुंचते वे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की हवेली के सामने खड़े थे। उसकी दीवारें काई से भरी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी गुजर कर छोड़ा हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन भीतर से किसी लौ की झिलमिलाहट नजर आ रही थी। डर सबके दिल में था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए, सांसें रोके, हर आवाज पर नजर रखते हुए। अंदर का कमरा बड़ा था, बीच में जलता हुआ दिया और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, जिनमें कुछ चेहरे ऐसे थे जो अजीब तरह से जाने पहचाने लग रहे थे। पेंटिंग्स पर धूल जमी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सालों बाद अभी अभी नया रंग दिया गया हो। तभी कमरे के कोने में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। चारों मुड़े तो देखा वही जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन चेहरा उम्मीद के विपरीत था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उनके आने का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब उसकी योजना के मुताबिक ही हुआ हो। उसने धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ ही गए, खेल अब असली मोड़ पर पहुंच रहा है। वो वाक्य सुनते ही कमरा ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने पूरी हवेली की हवा खींच ली हो। और चारों को पहली बार लगा ये तो शुरुआत थी, मंजिल अभी बहुत दूर है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर खड़े उस आदमी की मुस्कान जैसे हर कोने में गूंज रही थी। चारों लोग असमंजस में खड़े थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि सामने वाला दुश्मन है या रास्ता दिखाने वाला। उसने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ कहा, तुम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत दूर चले आए हो, लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ है। तुम में से हर कोई कुछ छुपा रहा है, और सच सामने आए बिना ये खेल खत्म नहीं होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में धमकी भी थी और चुनौती भी। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो?
और हम पर यह सब क्यों थोपा जा रहा है? उस आदमी ने बिना जवाब दिए दिए के पास रखा एक पुराना रजिस्टर उठाया और धीरे से उसकी धूल साफ की। रजिस्टर खुला तो पन्नों पर नाम लिखे दिखे। चारों आगे बढ़कर देखते ही सन्न रह गए। पन्नों पर ऐसे लोगों के नाम थे जिन्हें वे पिछले महीनों में मिले थे, और उनमें से कई का नाम वे हादसों और मौत के साथ जुड़ा हुआ जानते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिरी पन्ने पर उनके चारों नाम भी दर्ज थे, और उसके नीचे तारीख, आज की तारीख। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे सब कुछ पहले से तय किया हुआ हो और वे अनजाने में उसी पटकथा का हिस्सा बन चुके हों। सामने खड़ा आदमी बोला, ये रजिस्टर उन लोगों का है जिनकी कहानी अधूरी थी, और तुम आए हो इसे पूरा करने। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो पहली बार खुद अपने दोस्त भी अजनबी लग रहे हों। उनमें से सबसे शांत रहने वाला धीरे से आगे बढ़ा और बोला, हम तुमसे नहीं डरते, चाहे सच कितना ही भारी क्यों ना हो, हमें जानना है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच की कीमत बहुत बड़ी होती है और हर कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने हाथ से इशारा किया और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दिए की लौ बेतरतीबी से झिलमिलाई और कमरा जैसे किसी अदृश्य तूफान में घिर गया। चारों घबरा गए, लेकिन भागे नहीं। वो सिर्फ उन्हें तौल रहा था, डराते हुए भी उनका इरादा परख रहा था। कुछ पल बाद सब अचानक शांत हो गया। हवेली स्थिर थी। आदमी एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मेरी कहानी सुनो, फिर फैसला करो कि आगे बढ़ना है या लौटना। उसकी आवाज में अब धमकी नहीं थी, बल्कि थकावट और दर्द का आभास था। उसने बताया कि कभी यह हवेली एक धनी परिवार की थी, लेकिन धन ने उन्हें बांट दिया और शक ने उन्हें खत्म कर दिया। हर सदस्य एक दूसरे को अपराधी समझता रहा और अंत में पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। हवेली आज भी उसी श्राप से बंधी थी। जब भी कोई चार लोग साथ आते हैं और एक ही मंशा से सफर करते हैं, हवेली उन्हें यहाँ खींच ले आती है और उनके बीच छिपे सचों को उजागर करती है। चारों के चेहरे पर हवेली का श्राप नहीं, बल्कि ये बात ज्यादा भारी पड़ रही थी कि कोई न कोई जरूर कुछ छुपा रहा है। बातों बातों में उनकी बहस फिर शुरू हो गई। हर शब्द के पीछे शक, हर नजर के पीछे आरोप। आदमी कुर्सी पर चुपचाप देख रहा था, मानो यही उसकी परीक्षा थी। तभी उनमें से एक गुस्से में रजिस्टर उठाकर फाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचा, रजिस्टर के अंदर से एक कागज जमीन पर गिरा। उस कागज पर चार की नहीं बल्कि पांचवें व्यक्ति की तस्वीर थी। एक अजनबी चेहरा, लेकिन उन चारों ने साफ महसूस किया कि यह आदमी उनके सफर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं उनके आसपास था, बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। आदमी ने धीरे से कहा, कहानी तुम चारों की नहीं, 5 लोगों की है। बस 5वां किरदार अभी तक पर्दे के पीछे है। सन्नाटे ने जैसे दीवारों को भी जकड़ लिया। सवाल अब मंजिल का नहीं था, बल्कि ये था कि वो 5वां इंसान कौन है और अभी कहां है। तभी हवेली के बाहर से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। आवाज के साथ ही कमरे में रखी खिड़कियों के शीशे हिलने लगे। उस पल अचानक एहसास हुआ वे अंदर फंस गए थे और कोई बाहर मौजूद था। तलवार जैसी नुकीली खामोशी कमरे पर छा गई। चारों के चेहरों पर हल्की कंपन और डरे हुए पसीने की परत साफ दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक नई आग भी जल रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब जानकर ही निकलना है। हवेली अब किसी कैद खाने की तरह लगने लगी थी और सन्नाटा दूर कहीं छिपे खतरे की आहट दे रहा था। आदमी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, अगला कदम तुम लोगों को खुद चुनना है। मेरे लिए खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी शुरुआत है। और जैसे ही उसने ये कहा, दिया खुद ब खुद बुझ गया और पूरा कमरा एकदम काले अंधेरे में डूब गया। अंधेरा अचानक इतना गहरा हो गया था कि चारों की सांस तक सुनाई दे रही थी। हवा का एक भी झोंका नहीं था, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो, अदृश्य लेकिन बहुत पास। चारों ने अंधेरे में एक दूसरे को पुकारा। आवाज कांप रही थी, पर इरादा अभी भी टूटा नहीं था। तभी कमरे में किसी धातु के गिरने की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चाबी फर्श पर टकराई हो। डर के बावजूद वे नीचे झुककर उसे टटोलने लगे और थोड़ी खोजबीन के बाद एक पुराने लाल धागे में बंधी चाबी उनके हाथ लगी। जैसे ही चाबी हाथ में आई, दीवार की एक छोटी खिड़की अचानक अपने आप खुल गई और बाहर से चांदनी की हल्की रोशनी अंदर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उन्हें एक दिशा दिखा रही हो, और शायद उन्हें उससे ठीक वही चाहिए था।
रोशनी में देखते ही पता चला कि कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। चाबी का आकार उसी ताले से मिलता जुलता था। चाहे चाबी जाल हो या मुक्तिदान, उनके पास दूसरे विकल्प नहीं थे। सबसे बहादुर दिखने वाला आगे बढ़ा और चाबी घुमाई। जैसे ही ताला खुला, अंदर से सड़ांत की तीखी गंध आई, पर साथ ही एक हल्की ठंडी हवा भी। दरवाजे के पीछे एक संकरा रास्ता था जो नीचे की ओर जाता था, मानो हवेली के पेट में छुपी किसी दुनिया की ओर खिंचता हो। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब मौत जैसा लग रहा था। इसलिए सभी ने बिना बोले एक दूसरे को देखा और सीढ़ियों पर उतरना शुरू कर दिया। नीचे जाते जाते दीवारों पर नक्काशी दिखाई देने लगी, जो किसी साधारण कला की नहीं लगती थी। मानवाकृतियां, टूटे हुए चेहरे और जाने पहचाने जैसे गांव के कपड़ों में चित्रित लोग। ऐसा था जैसे कभी हवेली में आने वाले हर व्यक्ति की कहानी इन दीवारों में कैद हो गई हो। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और उनके अंदर चेतावनी सी बिजली की तरह दौड़ गई। वापसी का रास्ता खत्म हो चुका था। अब सामने क्या है, यही असली जंग बनने वाली है। सीढ़ियां खत्म होकर उन्हें एक लंबे नम पथरीले गलियारे में ले आईं। वहां टंगी एक लालटेन बिना लौ के जल रही थी, जैसे किसी अजीब ऊर्जा से। गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर बड़े अक्षरों में उकेरा था, सच की कीमत खून है। किसी के मुंह में शब्द नहीं, लेकिन दिलों में शक साफ दिखाई दे रहा था। क्या पांचवां व्यक्ति पहले ही यहां आ चुका है? वे अभी दरवाजा खोलने का हिम्मत ही जुटा रहे थे कि अचानक पीछे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वे पलटे, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। फिर किसी के कदमों की आहट पत्थरों पर गूंजने लगी, तेज नहीं बल्कि बहुत धीरे और आराम से, जैसे वो पांचवां इंसान उनके डर का मजा ले रहा हो। आवाज नजदीक आती रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब चारों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए वे दरवाजे के पास सटकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने घबराहट में दरवाजा जोर से धकेला और वो भारी चीख के साथ खुल गया। भीतर जो था वो हवेली से भी ज्यादा महस्मयी था। एक बड़ा सा कमरा, जिसके बीचों बीच पत्थर की बनी गोल मेज और उस पर 4 अलग अलग वस्तुएं, एक शीशा, एक चाकू, एक टूटा हुआ ताबीज और एक पुरानी रस्सी। अचानक उनकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां दीवार पर खून जैसा दिखने वाले रंग से लिखा था, ये चीजें तुम्हारे अतीत की चाबियां हैं। सब कुछ अब एक मनोवैज्ञानिक खेल जैसा लगने लगा था। हर वस्तु उनके अंदर किसी याद या गलती को जगा रही थी, और शायद उनका डर भी। वे समझ गए कि हवेली सिर्फ बाहरी खतरा नहीं थी, ये उनके भीतर दबी सच्चाइयों को बाहर खींच रही थी। लेकिन तभी एक तीखी आवाज आई, हंसी की। कोई इंसान बहुत धीरे पर साफ हंस रहा था। चारों घबरा कर पलटे, पर दोबारा कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब वे सभी समझ गए थे, कोई यहां मौजूद है, और वो छिपा हुआ नहीं बल्कि उन्हें देख रहा है, नजदीक से, हर पल। कमरे के बीचों बीच पहुंचते ही रोशनी थोड़ी और तेज हो गई, मानो मेज पर रखी वस्तुओं ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। तभी छत से झूलता एक टूटा हुआ आईना थोड़ा सा हिला, और उनमें से एक का चेहरा उसमें दिखाई दिया, पर असली चेहरे से बिल्कुल अलग, जैसे किसी अपराध या पाप से दागदार। उस व्यक्ति ने दहशत में आईने को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही छुआ, आईना अपने आप घूमने लगा और कमरे की हवा ठंडी से बर्फीली हो गई। उसी क्षण घड़ी की घंटी जैसी आवाज आई और कमरे में एक और लिखावट चमकी, पहले अतीत, फिर सच। जो अतीत स्वीकार नहीं करेगा, वो आज रात जिंदा नहीं बचेगा। चारों की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन डर की जगह अब एक सवाल बड़ा हो चुका था। अतीत का सच क्या है, और पांचवां व्यक्ति कौन है जो ये सब जानता है? तभी गलियारे से फिर कदमों की वही धीमी आवाज गूंजी, और इस बार हवा में साफ महसूस हुआ कि वो बहुत पास आ चुका है, मानो अंधेरा ही उसका शरीर हो। कहानी यहां रुकी नहीं है। हवेली अब खेल नहीं खेल रही, वो सच उगलवाने पर उतारू हो चुकी है, और अगले कदम के बाद शायद 4 में से एक बच भी ना पाए। कमरे में हवा जैसे अचानक भारी हो गई। चारों लोग उस गोल मेज के चारों ओर खड़े थे, लेकिन उनकी निगाहें मेज पर रखी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि दरवाजे की ओर थीं, जहां से कुछ देर पहले कदमों की धीमी आहटें आई थीं। हर दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, पांचवां इंसान कहीं पास ही है, पर दिख क्यों नहीं रहा? डर अब गुस्से का रूप लेने लगा था, क्योंकि किसी अनदेखी ताकत के हाथों खुद को खिलौना समझना उनके अहम को चुभ रहा था। फिर भी किसी ने जबान नहीं खोली। डर कभी कभी कुछ कहने से ज्यादा चुप करा देता है। कुछ पल की खामोशी के बाद उनमें से सबसे शांत स्वभाव वाला व्यक्ति मेज के पास झुका और चाकू को धीरे से उठाया। बाकी तीनों चौंक गए, जैसे उसने कोई पागलपन कर दिया हो।
लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उलझन और दर्द का मिश्रण था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह चाकू पहले भी मेरे हाथों में रहा है, किसी ऐसी रात में जिसे मैं भूलना चाहता था। बाकी लोगों ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में अतीत की परतें उघड़ने लगीं। उसने स्वीकार किया कि सालों पहले उसने गुस्से में अपने ही परिवार के एक सदस्य को घायल कर दिया था और वही घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म बन गई थी। तभी कमरे की दीवारें हल्की सी कंपन के साथ गूंजीं, मानो हवेली ने उसके सच को सुन लिया हो और उसे स्वीकार भी कर लिया हो। मेज पर रखा चाकू अचानक अपने आप लाल चमक में बदलने लगा और फिर पत्थर की सतह पर चमकता हुआ स्थिर होकर ठंडा हो गया। चारों समझ गए कि सच बोलना इस खेल का पहला हिस्सा है, लेकिन सच बोलना आसान नहीं। अब सभी की नजरें बाकी 3 वस्तुओं की ओर थीं, शीशा, टूटा ताबीज और रस्सी। इन चीजों के पीछे भी किसी के अतीत का अंधेरा दफन था। तभी टूटा ताबीज खुद ब खुद थोड़ा खिसका, जैसे किसी के नाम को पुकार रहा हो। कमरे में मौजूद शख्स ने टालने की कोशिश की, लेकिन नजरें मिलते ही उसका चेहरा ढहने लगा, जैसे छुपा हुआ डर बाहर आ रहा हो। उसने धीरे धीरे ताबीज को उठाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बोला कि बचपन में वो अपनी बहन को मंदिर से मिला यही ताबीज दिलाने ले गया था, लेकिन उसकी लालच ने उसे ताबीज के साथ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। बहन घंटों अकेली रही और उसी रात उसका अपहरण हो गया। कभी नहीं मिली। परिवार ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन सबसे बड़ा दोष उसे खुद ने अपने दिल में दिया था। ये स्वीकार करते करते वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी लालटेन की लौ ऊंची उठी, हवा तेज हुई और फिर धीरे से शांत हो गई, जैसे हवेली ने दूसरे सच को भी सुन लिया हो और आगे बढ़ने की अनुमति दे दी हो। लेकिन इस बार हवेली में कहीं दूर से फिर से वही धीमी हंसी गूंजी। 5वां व्यक्ति यह सब सुन रहा था, देख रहा था और शायद मजा भी ले रहा था। 2 सच उजागर हो चुके थे, लेकिन अब कमरे में मौजूद दबाव और ज्यादा बढ़ गया। तीसरी चीज आईना अभी भी लटक रहा था और चौथी चीज रस्सी इतनी ठंडी थी कि उसे छूने की कल्पना से ही शरीर सुन्न हो जाए। आईने की ओर देखते ही उनमें से एक पीछे हट गया, जैसे मन से नहीं आत्मा से चोट लगी हो। बाकी तीनों ने सवाल भरी नजरों से उसे देखा और वो चिल्लाकर बोला, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सह सकता। लेकिन हवेली ने उसे विकल्प नहीं दिया। आईना धीरे धीरे अपनी जगह से हिला और अपनी चमक उसकी ओर गिरा दी। अब उसे खुद देखना ही था। उसने कांपते हाथों से आईना पकड़ा और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, उसमें कुछ और भी दिखने लगा। एक आदमी, सड़क, हादसा और उसके टायरों के नीचे गिरता हुआ वो इंसान, और फिर भागते हुए उसका अपना चेहरा। उसने थरथराती आवाज में कहा कि उसने गलती से सड़क पर किसी को कुचल दिया था, लेकिन उसने पुलिस, परिवार और सबसे ज्यादा खुद से झूठ बोला कि वो इस हादसे का जिम्मेदार नहीं था। यह स्वीकार करते ही उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे बरसों का बोझ अचानक टूटकर बाहर आ निकला हो। हवेली इस बार पूरी तरह कांप गई। दीवारों में दरारें पड़ती दिखीं, छत से धूल गिरी और जलती लालटेन अचानक बुझ गई। लेकिन अंधेरे के अगले ही पल कमरे में आग जैसी हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। 3 सच स्वीकार हो चुके थे, अब केवल एक रह गया था, रस्सी। रस्सी को कोई भी छूना नहीं चाहता था। उसकी मौजूदगी में ही एक मौत की गंध थी, जैसे वो सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि किसी बुरे अंत की निशानी हो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, रस्सी जमीन पर सड़कने लगी और धीरे से चौथे व्यक्ति के पैरों से टकराकर रुक गई, जैसे हवेली सीधे उसी को बुला रही हो। उसकी सांसें तेज, आंखें सूनी और डर उसकी रीढ़ में सांप की तरह रेंगता दिखाई दे रहा था। लेकिन रस्सी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे रो रही हो या दोष लगा रही हो। बाकियों ने सवाल भरी नजर डाली, लेकिन वो चुप रहा। उसकी चुप्पी खुद एक अपराध बन रही थी। उसने रस्सी उठाई पर कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि ऐसा भारी खालीपन था, जैसे कोई ऐसा सच था जिसे कह देना वो खुद से भी मिटा देगा। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती। अगर मैं ऐसे कह दूं तो हम सब यहां से कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर बाकी तीनों सहम गए। हवेली अचानक पूरी तरह शांत हो गई, डरावनी हद तक। ऐसा लगा जैसे हवेली भी उस सच को सुनने को तरस रही है, लेकिन वो सच इतना काला था कि हवेली खुद उसकी कीमत नहीं समझ पा रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। इस बार कोई छिप नहीं रहा था। कदम धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे।
चारों दरवाजे की ओर मुड़े और उनके चेहरों पर खून जैसा रंग उतर गया। कदम वहीं आकर रुक गए। दरवाजे की दरार के नीचे से परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन इंसानी परछाई नहीं, लंबी, तिरछी, असामान्य। पांचवां व्यक्ति वहीं था और अब वो छिपना नहीं चाहता था। दरवाजे की नीचे दिखती वो परछाई किसी आम इंसान की नहीं थी। लंबी, असामान्य और झुकी हुई, जैसे उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो या वो इंसान होने के बावजूद इंसानों जैसा न जीता हो। चारों एक पल के लिए सांस लेना तक भूल गए। दरवाजे की दहलीज के उस पार खड़ा कोई भी अंदर आना चाहता तो दरवाजा आसानी से धकेल सकता था, लेकिन वो बस खड़ा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कमरे के भीतर कोई टूटा, कोई घबराया या कोई सच बोलने से बचा। चारों अब एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उन्हें लग रहा था दोबारा कभी कोई दूरी नहीं बन पाएगी, लेकिन इस एकता के पीछे छुपा डर हर चेहरे पर पड़ा जा सकता था। दरवाजे के बाहर खड़ा वो व्यक्ति अचानक ना हिला, न कुछ बोला। उसने बस बहुत धीमे दरवाजे पर उंगलियों से ठक ठक की। आवाज कम थी, लेकिन दिल चीरने जैसी। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहता हो, मैं अभी हूं और जब तुम सब तैयार हो जाओ तो मैं अंदर आऊंगा। ये इंतजार दिमाग तोड़ने जैसा था। कमरे के भीतर फैली सुनहरी रोशनी धीमे धीमे फीकी पड़ने लगी और हवेली के अंदर की हवा ठंडी व भारी होने लगी। चारों ने महसूस किया कि अगर उन्होंने सच स्वीकार नहीं किया तो ये दरवाजा बिना आवाज के खुल जाएगा, और तब जो अंदर आएगा उसके बाद किसी के पास कुछ कहने का समय नहीं बचेगा। रस्सी पकड़े आखिरी व्यक्ति के गले में शब्द पहुंच ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज खो गई हो और सिर्फ यादें उसे भीतर से जला रही हैं। बाकी तीनों चौथी नजर डाले बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उनमें बेचैनी से ज्यादा डर था। अगर ये सच इतना भयानक है कि वो कह नहीं सकता, तो क्या ये सिर्फ उसके लिए जानलेवा है या सभी के लिए? बाहर खड़ा पांचवां व्यक्ति अब धीरे धीरे दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ने लगा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी बेचैनी थी कि जैसे वो चुप रहना नहीं चाहता, पर अंदर आने से पहले आखिरी मौका दे रहा हो। अंदर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और रस्सी खुद ब खुद अत्यधिक खिंचने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे छीनना चाहती हो। चौथे व्यक्ति ने कसकर पकड़ा और डर के बावजूद बोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि ऐसा अपराध बोध था जिसने उसे इंसान से परछाई बना दिया था। आखिरकार उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन टूटी हुई निकली। मैंने किसी को मारा नहीं था, लेकिन मरने दिया। बाकी तीनों ने हैरानी से देखा। वो ऐसा सच था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने फटी आवाज में बताया कि उसने एक आदमी की आत्महत्या की योजना के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। वो उसे रोक सकता था, मदद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उससे उसे फायदा मिल रहा था। उसने रस्सी के जरिए उस व्यक्ति को खुद को मारते देखा और उसे बचाने के बजाय दूर खड़ा देखता रहा, चुप, शांत, और उसी रात वो अमीर बन गया। ये स्वीकार होते ही कमरे में हर चीज जैसे हादसे को महसूस करने लगी। दीवारें ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जम गईं और हवा चीखने लगी। लेकिन इस बार डर इस बात का था कि हवेली भी इतने गहरे अपराध को सुनकर कांप उठी थी। चारों ने सोचा था कि शायद अब श्राप टूटेगा क्योंकि सभी सच बाहर आ चुके हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ हुआ। मेज पर रखी चारों वस्तुएं अचानक हल्के हल्के चमकने लगी और फिर एक तेज शोर के साथ उठकर कमरे की हवा में तैरने लगी। फिर वो चारों वस्तुएं बिना आवाज के कमरे के बाहर की दिशा में मुड़ गईं, उस दरवाजे की तरफ जहां पांचवां व्यक्ति खड़ा था। इस पल सच सामने आया। हवेली को इन चारों के सच सुनने की जरूरत थी, लेकिन किसी इनाम के लिए नहीं। वो सच चारों को बचाने के लिए नहीं थे, पांचवें को बुलाने के लिए थे। जैसे ही ये एहसास हुआ, चारों में ऐसी दहशत भर गई जैसे उन्होंने खुद अपनी मौत को बुला लिया हो। तभी दरवाजे पर खड़े उस दैत्य जैसे परछाई वाले व्यक्ति ने एक सांस ली, गहरी, कर्कश, और अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। किसी ने धक्का नहीं दिया था, फिर भी कमरे की रोशनी लगभग बुझ रही थी। जूतों की आहट नहीं, सिर्फ हवा में रगड़ती हुई कोई सिसकारी जैसी आवाज। और वो आकृति धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई लकीर, कोई आंख, कोई आकार साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक काले अंधेरे जैसा अस्तित्व, जैसे इंसान की छाया जिंदा होकर खड़ी हो गई हो। लेकिन चारों उस अंधेरे के भीतर एक बात समझ चुके थे। वो कोई आत्मा, दानव या शैतान नहीं था। वो उन्हीं के जैसा एक इंसान था जिसने कभी अपने अपराधों को स्वीकार करने के बजाय छुपाया, भागा और अंत में हवेली की कीमत चुका बैठा। वो वही है जो सच बोलने में असफल रहा और हवेली ने उसे हमेशा के लिए अंधेरे में बदल दिया।
उसकी उपस्थिति सिर्फ एक चेतावनी थी कि सच बोलना तुम्हें बचाता है, लेकिन सच छुपाना तुम्हें मिटा देता है। वो उनकी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे तयशुदा हिस्सा पूरा करना चाहता हो। अगर इन चारों में से कोई फिर झूठ बोले, हिचके या वापस मुड़ने की कोशिश करे तो उनकी जगह वही बन जाएगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था, हर सांस जैसे उधार में मिली हो। खेल का हर नियम अब साफ था, लेकिन अगला क्या होगा कोई नहीं जानता था। वो काला अंधेरा अब बिल्कुल करीब था और उसकी मौजूदगी उनके अंदर की रोशनी को भी खा रही थी। हवेली ने उन्हें सच तो स्वीकार करवाया था, लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं हुई थी। सच के बाद हमेशा एक कीमत होती है, और अब हवेली तय करेगी कि कौन जिंदा घर जाएगा और कौन हमेशा के लिए इसी अंधेरे का हिस्सा बनकर रह जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं, असली खेल अभी शुरू हुआ है। रात ऐसे शांत थी जैसे किसी ने पूरे शहर के शोर को चुप रहने का आदेश दे दिया हो, लेकिन रवि के मन में उस शांत रात से बिल्कुल उल्टा तूफान चल रहा था। वो अकेला कमरे में बैठा सामने पड़े पर्स और उस काले लिफाफे को देख रहा था जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सच के करीब। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चेतावनी थी या किसी जाल की तरफ ढकेलने वाला संकेत। उसने सोचा शायद पर्स में कुछ सुराग हो। अंदर कुछ पैसे, एक पुराना पहचान पत्र और एक चाबी थी जिस पर सिर्फ 17 नंबर खुदा हुआ था। लेकिन पहचान पत्र में जिस आदमी की फोटो थी वो कोई आम इंसान नहीं था, वही शख्स जो बस में मिला था और जिसने उससे कहा था कि सच की तलाश आसान नहीं होती। अब सवाल था कि वो आदमी मर चुका था या उसे सिर्फ मरने का नाटक करवाया गया था। रवि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सच सामने आने वाला था, लेकिन उसका दाम कितना भारी पड़ेगा वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। अगली सुबह उसने बिना किसी से बताए उस चाबी के पीछे सच तलाशने का फैसला किया। पूरे दिन पूछताछ करने पर उसे पता चला कि शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक बंद पड़े लॉकर हाउस में 17 नंबर का लॉकर है। लोग कहते हैं कि वो जगह आपको इस्तेमाल नहीं करता। वहां पहले कुछ बड़े रईसों के कीमती सामान रखे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ टूटे तालों और बिखरी यादों का अड्डा है। रवि जब उस जगह पहुंचा तो धूल की गंध और अजीब चुप्पी में जैसे समय रुक गया था। उसने धीरे से 17 नंबर का ताला खोला और लॉकर खुलते ही हवा जैसे अचानक भारी हो गई। अंदर एक फाइल थी जिसमें बहुत से लोगों के नाम, फोटो और गुप्त नोट्स भरे थे, और उन नामों में एक नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। उसका अपना नाम, रवि। तस्वीर भी उसकी ही थी और नीचे लिखा था, अगला टारगेट जरूरी होने पर खत्म करो। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। ये खेल वो खेल नहीं रहा था, कोई और उसे खेल रहा था। उसी फाइल के नीचे एक फोटो और थी, उसी काले कोट वाले आदमी की जिसके बारे में सबको यकीन था कि वो मर चुका था। और फोटो के पीछे लिखा था, अगली चाल चालू, रोहित पर भरोसा मत करना। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित वही था जिसे वो बचपन से अपना भाई जैसा मानता था, वही जिसने उसे इस जांच में उतरने के लिए सबसे पहले उकसाया था। उसी रात रोहित ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया। फोन पर आवाज पहले जैसी हंसमुख नहीं थी, बल्कि बहुत शांत और धीमी। रोहित ने कहा, तू जो ढूंढ रहा है ना रवि, उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन याद रख, इसके बाद लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। रवि की उंगलियां कांप गई। ये जाल है या सच? ये मुलाकात किस चीज का दरवाजा खोलेगी, सच का या मौत का? जिस इंसान को वो भाई कहकर जान बेच सकता था, वही अब शक की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। रात अंधेरी थी, लेकिन उससे ज्यादा अंधेरा भी उसकी जिंदगी में उतरने वाला था। वो समझ गया था कि अगले कदम के बाद जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। फिर भी उसने गहरी सांस ली और मिलने जाने की तैयारी की, क्योंकि सवाल अब सिर्फ सच जानने का नहीं था, सवाल था अपनी पहचान और अपनी जान बचाने का। रास्ते में उसे बार बार वही अजीब लाइन याद आ रही थी, सच के करीब। शायद यही वजह थी कि वो जितना आगे बढ़ रहा था, उतनी उसकी धड़कन तेज थी। और वो नहीं जानता था कि अब मुकाबला किससे है, एक शातिर दुश्मन से या उस दोस्त से जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। उस रात रवि के कदम जितने आगे बढ़ रहे थे, उसके मन में उतने ही सवाल और शक पैदा हो रहे थे। रोहित से मिलना जरूरी था, लेकिन उस फाइल में लिखा चेतावनी भरा वाक्य, रोहित पर भरोसा मत करना, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मिलन की जगह शहर से बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी जो सालों से बंद पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उस इलाके तक पहुंचना जैसे भूल गई थी। दूर से ही टूटी दीवारों और काई लगे खंभों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां इंसानों की आवाजें नहीं, सिर्फ हवाओं की आवाज रहती है। फिर भी आज वहां किसी का इंतजार था।
और वो कोई अपना था या दुश्मन, इसका जवाब अभी मिलने वाला था। अंदर घुसते ही उसे फैक्ट्री के बीचों बीच एक टिमटिमाती बैटरी लाइट दिखाई दी। वहां रोहित खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो पुरानी दोस्ती की चमक नहीं थी। चेहरे पर अजीब सुकून और होठों पर एक धीमी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि रवि आएगा। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि रोहित ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और हल्के से कहा, जल्दी मत कर, तू बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन पूरा सच अभी भी अधूरा है। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दृढ़ता थी जो इंसान सच का सामना करते हुए अपनाता है। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे, फिर अचानक रोहित ने टॉर्च से आगे की ओर रोशनी डाली। एक दीवार के सामने कुर्सी पर एक आदमी हाथ बंधे हुए बैठा था, वही काले कोट वाला आदमी जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। वो जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। चेहरा घायल, होंठ कटे हुए और सांस चल रही थी जैसे मुश्किल से जान बची हो। ये देखकर रवि पीछे की ओर एक कदम लड़खड़ा गया। जिसने उसे सच की तलाश में धकेला था, वही खुद जाल में फंसा बैठा था। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, तू सोच रहा होगा कि मैंने इसे बांध क्यों रखा है। असली ठग कौन है, असलियत क्या है? चल मैं सब बता देता हूं, लेकिन तैयार रहना, क्योंकि सुनने के बाद तू खुद पर भरोसा करना भी बंद कर देगा। हर शब्द जैसे तनाव को खींचकर और लंबा कर रहा था। रोहित ने बताया कि काले कोट वाला आदमी सिर्फ एक शातिर ठग नहीं था, बल्कि एक बड़ा गैंग चलाता था जो भरोसे और भावनाओं को हथियार बनाकर लोगों को बर्बाद करता था। इस गैंग का सबसे अहम काम था लोगों की जिंदगी में प्रवेश करना, उन्हें जरूरत के समय सहारा देना और फिर उनके सबसे कीमती चीजों के साथ गायब हो जाना। और अब तक इस गैंग को पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शहर में कई ऊंची पहुंच वाले लोग भी उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन रोहित का असली खुलासा अभी बाकी था। ये शातिर ठग अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी काम कर रहे थे, और उस सूची में एक नाम देखकर किसी की भी सांस रुक जाए, रवि के पिता का नाम। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित बोला, मुझे पता है तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन यह सच है। तेरे पापा भी कभी इसके साथ काम करते थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये गैंग कितनी तबाही मचा रहा है। उन्होंने दूरी बनानी चाहिए और फिर एक साजिश में उनकी मौत हो गई। काले कोट वाले आदमी की आंखों में एक पल के लिए डर दिखा, जैसे रोहित ने एक सच छू दिया हो जिसे वो कोई सुनने नहीं देना चाहता था। रवि की मुट्ठियां कस गईं, उसका दिमाग गुस्से और सदमे से भरा हुआ था। इतने सालों से वो सोचता रहा था कि उसके पिता की मौत एक हादसा थी, लेकिन वो हादसा नहीं, हत्या थी। जिनके खिलाफ वो खड़ा होने का सोच रहा था, वही उसके पिता की मौत के जिम्मेदार थे। तभी काले कोट वाले आदमी ने धीमी आवाज में बोला, सब कुछ झूठ है, रोहित ही असली ठग है, वही इस गैंग का नया सरगना है। मुझे पकड़कर यहां इसलिए रखा है ताकि पूरी कहानी अपनी तरह से सुनाकर तुझे अपने तरफ कर सके। और उसके बाद उसने घबराहट में रोहित की तरफ इशारा किया, मुझ पर नहीं, इस पर शक कर। एक पल में फैक्ट्री का माहौल आग बन गया। दोनों के शब्द उल्टे सुल्टे सच का रूप ले रहे थे। एक कह रहा था कि दूसरा अपराधी है, दूसरा कह रहा था कि असली खतरा सामने खड़ा है, और दोनों वही बात कह रहे थे, भरोसा मत करो। रवि बीच में खड़ा था और सच एक तेज धार वाली तलवार की तरफ उसकी ओर आ रहा था। उस रात उसने समझ लिया कि असली दुश्मन कोई भी हो सकता है, दोस्त भी और दुश्मन भी। लेकिन अब आकर्षक, चालाक और शातिर दिमाग वाला ठग कौन है, इसका फैसला एक गलत कदम से जिंदगी खत्म भी कर सकता था। रात गहरी हो चुकी थी और अभी खेल की असली चालें शुरू हुई थीं। फैक्ट्री की हवा अचानक भारी हो गई थी, शांत लेकिन घुटन भरी, जैसे दीवारें भी सच को सुनने के लिए खुद को रोक कर खड़ी हों। ताले कोट वाला आदमी और रोहित एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शिकारी ने अपने सामने दूसरा शिकारी पा लिया हो। पर सबसे कठिन स्थिति में खड़ा रवि था। दोनों उसकी तरफ झूठ और सच के तीर चला रहे थे, और तय उसे करना था कि किसे दुश्मन मानकर खत्म किया जाए। यह फैसला किसी खेल की तरह नहीं था, ये उसकी जिंदगी, उसके पिता की मौत और उसकी पहचान का सवाल था। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि रोहित ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला और उसे रवि की तरफ बढ़ा दिया। तू भरोसा नहीं कर रहा ना? तो ये सुन। फोन में एक रिकॉर्डेड आवाज चली। वो आवाज उसी काले कोट वाले आदमी की थी। रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था, बूढ़ा आदमी सच में परेशानी बनता जा रहा है, उसे खत्म करना पड़ेगा।
उसकी मौत हादसा लगनी चाहिए, शक ना आए। रवि का दिल जैसे रुक गया। ये उसके पिता के बारे में था। आवाज वही थी जिसे वो पहचान चुका था, लेकिन सवाल अभी भी पूरा नहीं मिटा। कोई भी रिकॉर्डिंग एडिट हो सकती है, नकली हो सकती है। क्या यह सच्चाई थी या रोहित द्वारा तैयार किया गया झूठ? काले कोट वाला आदमी जैसे ये सोचकर क्रोधित हो गया कि रोहित रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है। वो गुस्से में खिंचते हुए बोला, हां वो रिकॉर्डिंग मेरी है, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे। ये कहानी पूरी की पूरी दूसरे स्तर तक जाती है। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, पर उसकी आंखों में घबराहट कम नहीं थी। उसने रुंधी आवाज में कहा, तेरे पिता मेरे साथ काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे गिरोह से निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे खत्म करने के लिए मेरे साथ मिलकर प्लान बनाया था। वो मेरी तरफ थे, रोहित के खिलाफ, लेकिन गलती हो गई। रोहित को पता चल गया और उसने ही उनके मरने की नौबत ला दी। अब सच उलझकर गले में फंदा बनता जा रहा था। रवि चिल्लाया, कोई साफ साफ क्यों नहीं बताता कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है? उसकी आवाज में दर्द और टूटन दोनों भर चुके थे। उस रात वो बदला लेने के लिए नहीं, सिर्फ सच जानने के लिए लड़ा था, लेकिन सच अब खून से लिखा हुआ नजर आ रहा था। काले कोट वाले आदमी और रोहित के बीच अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। रस्सियों के बावजूद काले कोट वाला आदमी कुर्सी से आधा उठने की कोशिश कर रहा था और रोहित उसे फिर दबाकर नीचे कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों जानते हैं कि जो ज्यादा बोलेगा वो मरेगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें रोकना चाहिए या सच का कोई सुराग खुद ढूंढना चाहिए। तभी एक पल के लिए रोहित की जेब से एक छोटा सा कागज का पन्ना जमीन पर गिरा और अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी में रवि को दिखाई दिया। उस पन्ने पर लिखा था, अगला चरण रवि का इस्तेमाल और फिर खत्म। उसके नीचे तारीख और समय दर्ज था, वही तारीख जिस दिन रोहित ने रवि को पहली बार मामले की शुरुआत में शामिल कराया था। इस पन्ने ने जैसे सब कुछ उलट कर रख दिया। अचानक सब समझ में आने लगा। रोहित उसे खुद सच के खेल में नहीं लाया था, उसे योजना के तहत लाया गया था। यानी दोनों सही भी हो सकते थे और दोनों गुनहगार भी। रवि ने पन्ना उठाकर रोहित को दिखाया। रोहित पहली बार चौंका, लेकिन तुरंत हंसने लगा। उसकी हंसी में डर नहीं था, बल्कि एक जीतने वाली ठंडी झंझनाहट थी। उसने कहा, तू बहुत देर से समझा। तुम मेरे लिए हमेशा मोहरा था। मैंने तेरे पिता को नहीं मारा, मैंने उन्हें मजबूर किया था कि या तो गिरोह हमारे हाथ सौंप दें, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन रवि समझ चुका था कि उसके पिता की मौत चाहे हादसे की तरह हुई हो या किसी योजना के दबाव में, उनके मौत का रास्ता बनाने में रोहित का हाथ था। अब रवि के लिए फैसला आसान नहीं था, पर गुस्सा इतना तेज था कि सोचना भी मुश्किल था। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई। रोहित का चेहरा बदल गया, हंसी गया, अब डर सामने। काले कोट वाला आदमी भी डर से सिहर उठा, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि एक पल में सबका खेल खत्म हो सकता है। फैक्ट्री की खाली दीवारों में तनी हुई नसों की आवाजें जैसे गूंजने लगी थीं। रवि के अंदर सालों का दर्द, सवाल, अकेलापन, पिता की याद और सबसे बड़ी बात, धोखे की आग एक भंवर बनकर घूम रही थी। उस रात फैसला खून से भी लिखा जा सकता था और जिंदगी का रास्ता भी बदल सकता था। रवि ने छड़ ऊपर उठाई। और किसे मारा जाएगा, कौन बचेगा, कौन सच बोल रहा था और कौन सिर्फ एक शातिर ठग था, यह फैसला अगला पल तय करने वाला था। ये रात किसी एक की मौत नहीं, बल्कि पूरी कहानी के असली चेहरे को उजागर करने वाली थी। उसकी सांसें तेज थीं और आगे जो होने वाला था उससे सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। फैक्ट्री की हवा में जैसे मौत की गिनती शुरू हो चुकी थी। रवि के हाथ में उठी लोहे की छड़ थरथरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लाल लपटें साग दिखाई दे रही थीं। दो आदमी उसके सामने थे, रोहित और काले कोट वाला, और दोनों में से किसी एक को मारना जैसे उसकी जिंदगी का हिसाब पूरा कर सकता था। पर असली सवाल यह था कि सही कौन है और गलत कौन? या हो सकता है दोनों ही गलत हों, और शायद सबसे बड़ा खतरा वही हो जिसे वो बचपन से अपना भाई समझता आया था। रोहित ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, सुन, अगर तूने मुझे नुकसान पहुंचाया तो सच्चाई कभी नहीं मिल पाएगी। मैं ही वो कड़ी हूं जो सब जोड़ कर रखे है। उसकी आवाज पहले जैसी दोस्ताना नहीं थी, बल्कि खुद को बचाने की मजबूरी से भरी हुई थी। दूसरी तरफ काले कोट वाला आदमी सांसों के बीच बोलने की कोशिश कर रहा था, तू जिस पर भरोसा कर रहा है वो ही तेरे पिता के नाम पर धोखा करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है, वही असली मुखिया है। अब बात सिर्फ कहानी या जाल से आगे निकल गई थी, ये भावनाओं की परीक्षा बन चुकी थी। रवि की आंखों से अचानक कुछ आंसू गिर पड़े, गुस्से के नहीं,
उस विश्वास के टूटने के जो बरसों से उसने संजो कर रखा था। बचपन, दोस्ती, भरोसा, हंसी मजाक सब अब शक के बोझ में दब चुके थे। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने पिता की मुस्कान याद आई। उस मुस्कान में कभी छल नहीं था। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था, किसी इंसान पर भरोसा मत कर, उसकी नीयत पर कर। ये वाक्य भीतर जैसे गूंज उठा और रवि की आंखें अचानक खुल गईं। उसी पल रोहित ने अचानक मौका देखकर अपनी कमर से छिपाया हुआ पिस्तौल निकाल लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, चालाकी थी। उसने कहा, बहुत हो गया खेल, मैं पिटा हुआ मोहरा दिखता हूं, पर राजा मैं हूं। ये कुर्सी, ये गिरोह, ये शहर सब मेरे कब्जे में आने से बस एक कदम दूर है। तू मुझे मार देगा तो तू खुद फंस जाएगा, अगर मुझे छोड़ देगा तो शायद तुम दोनों जिंदा भी बच जाओ। फिर उसने पिस्तौल सीधी रवि के सिर पर तान दी। वो क्षण जैसे जम गया। अगर रवि एक सेकंड भी देर करता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन तभी ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। काले कोट वाले आदमी ने रस्सी से बंधे होने के बावजूद पूरी जान लगाकर कुर्सी को एक झटके से पलटकर रोहित की टांग में टकरा दी। रोहित संतुलन खोकर गिरा, लेकिन गोली चल गई। फैक्ट्री की दीवारों में गोलियों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। रवि पीछे हट गया और छड़ सीधा रोहित के हाथ पर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। फैक्ट्री पागलपन में बदल गई। रोहित जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन अब भी लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जेब से एक छोटी चाकू निकाली और बेधड़क रवि पर झपट पड़ा। जैसे ही चाकू की धार हवा चीरती हुई पास आई, रवि ने उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों जमीन पर गिर पड़े और पूरी ताकत से एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने लगे। उनकी सांसों की आवाज, गुस्से की गरज और धातु की रगड़ एक भयानक संगीत जैसा हो गया। कुछ सेकंड बाद रवि ने चाकू छीनकर एक तरफ फेंक दिया और पूरे गुस्से से रोहित के हाथों को जमीन पर दबा दिया। रोहित की आंखें अब पहली बार डर से खुली थीं। वो बोला, तू समझ नहीं रहा, तुझे मेरे जैसा बनना ही होगा, वरना इस खेल में टिक नहीं पाएगा। लेकिन रवि चिल्लाया, अगर इस खेल में टिकने के लिए इंसान को इंसानियत खोनी पड़े तो ऐसे खेल का हिस्सा बनने से मर जाना बेहतर है। और तभी रवि ने उठकर वही लोहे की छड़ पूरी ताकत से रोहित पर दे मारी। पहली चोट पर रोहित चिल्लाया, दूसरी पर उसका हाथ ढीला पड़ा, तीसरी पर उसकी आवाज बंद हो गई और फिर खामोशी। सिर्फ फैक्ट्री में गूंजती छड़ की आवाज और उसके बाद मौत जैसा सन्नाटा। रोहित जमीन पर पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। वो जिंदा था या नहीं, उस पल रवि को परवाह भी नहीं थी। उसने पहली बार किसी को चोट पहुंचाई थी, लेकिन ये बदला नहीं, आत्मरक्षा थी, या शायद खुद को बचाने की आखिरी कोशिश। रवि की सांसें टूट रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो काले कोट वाले आदमी के पास गया और उसे रस्सियां खोल दी। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, तूने सही फैसला किया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में भी डर था, शायद किसी और बड़े दुश्मन से। उसने धीरे धीरे कहा, रोहित सिर्फ मोहरा था, असली सरगना अभी भी है, और वो अब तुझे तलाश करेगा, क्योंकि तूने एक बहुत बड़ी योजना खराब कर दी है। रवि के चेहरे की थकान पल भर में तनाव में बदल गई। उसने सोचा था कि उसने युद्ध जीत लिया है, पर असली दुश्मन अभी सामने आया ही नहीं था। रात अब खत्म नहीं हो रही थी। ये रात एक नए और भी घातक खेल की शुरुआत थी, और अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचा था। जो बादल अब टूटेंगे वो सिर्फ खून और सच की बरसात करेंगे। फैक्ट्री में फैला सन्नाटा बाहर की रात से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रोहित जमीन पर पड़ा था, जीवन और मौत के बीच झूलता हुआ, और रवि के हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे शरीर उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा हो, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, भागोगे तो गुनहगार कहलाओगे, रुकोगे तो सच जान पाओगे। काले कोट वाला आदमी धीमी सांसों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। रस्सियों के निशान उसकी कलाइयों पर गहरे पड़े हुए थे। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, मेरे बिना तू जान नहीं पाएगा कि असली सरगना कौन है, लेकिन मेरे साथ रहना भी खतरनाक होगा। फैसला तेरे हाथ में है। रवि ने पहली बार महसूस किया कि चाहे वो किसी पर भी भरोसा करे, जान का खतरा बराबर रहेगा। उसने उस आदमी को सहारा दिया और फैक्ट्री के बाहर ले आया। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने खून और धुएं के बीच थोड़ी देर जीने की मोहलत दे दी हो। दोनों संघर्ष करते हुए सड़क तक पहुंचे। वहां एक सुनसान गली थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। शहर सोया नहीं था, खामोश था, जैसे किसी तूफान की तैयारी कर रहा हो। रवि ने पूछा, अब कहाँ जाना है? कौन है वो सरगना? काले कोट वाले आदमी ने दूर खाली नजरों से देखा और बोला, नाम अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात समझ, वो न सामान्य है न साधारण। वो बहुत ऊंचे स्तर पर है। किसी को शक भी नहीं होगा कि वो अपराध की दुनिया पर राज करता है।
उसका हाथ पुलिस, नेताओं, पत्रकारों, कारोबारियों सब पर है। रवि के मन में पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा आया कि अगर उसके पिताजी के खिलाफ ऐसी ताकत थी तो उन्होंने अकेले लड़कर क्या बहादुरी दिखाई होगी और कैसी भयानक कीमत चुकाई होगी। पर उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, काले कोट वाला आदमी आगे धीमे स्वर में बोला, और अब तू उसकी नजरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रोहित का मरना या बचना मायने नहीं रखता, लेकिन तेरे जिंदा रहने से उसकी पूरी योजना टूट गई है। अचानक सड़क के दूसरी तरफ एक सफेद कार धीरे से रुकी। शीशे काले थे और किसी अजनबी की मौजूदगी उसका एहसास दिलाती थी। रवि की धड़कन बढ़ गई। काले कोट वाले आदमी ने तुरंत रवि का हाथ पकड़कर दीवार की आड़ में खींच लिया। दोनों चुप खड़े रहे। कार का दरवाजा धीरे से खुला और एक आदमी बाहर उतरा, सूट पहने, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे किसी मीटिंग से निकला हो। उसके हाव भाव से समझ आ रहा था कि वो बदमाशों की तरह नहीं बल्कि सिस्टम की तरह चलता है। उसने चारों ओर नजर घुमाई और मोबाइल कान पर लगाकर बोला, हाँ, फैक्ट्री में सब पूरा हो चुका है। जिसको खत्म होना था हो चुका। अब दूसरा काम शुरू करो। लक्ष्य वही है जिसे बचा लिया गया है, उसका पता लगाओ। रवि की नसें ठंडी पड़ गईं। वो उसी के बारे में बात कर रहा था। उसी को खत्म करने की योजना अब शुरू हो रही थी। वो आदमी वापस कार में बैठा और जैसे ही कार दूर चली, काले कोट वाले आदमी ने फुसफुसाकर कहा, तुझे लगा तूने लड़ाई जीत ली? असल में तू अभी पहली सीढ़ी पर है। असली खेल शुरू हुआ है अभी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि डर की आदत बनी हुई थी, जैसे वो इस दुनिया को बहुत पहले से जानता हो। दोनों वहां से निकलकर एक पुराने वेयरहाउस की तरफ गए जहां थोड़ी देर सुरक्षित छुपा रहना मुमकिन था। कमरे में घुसते ही रवि का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। मां का कॉल। इतने खतरों के बीच मां की याद ने उसे पहली बार कमजोर बना दिया। उसने कांपती उंगलियों से कॉल उठाया। मां की आवाज चिंतित थी। रवि, कहाँ है तू? रोहित के घर से फोन आया था, कह रहे थे तू खतरे में है। जल्दी घर आजा बेटा, तुझे कुछ हो न जाए। रवि चुप रह गया। दिल तड़प उठा। जिस आदमी ने उसे मारना चाहता था उसी ने घर पर फोन करके उसे सुरक्षित बताने का नाटक किया था। यानी अब दुश्मन उसके करीबी रिश्तों के बीच घुस चुका था। काले कोट वाले आदमी ने धीमे से कहा, तेरी मां भी अब उनके निशाने पर आ सकती है। जिस आदमी को तू बचपन से परिवार जैसा समझता था वो सिर्फ रोहित नहीं था। कई और भी हैं जिन पर तू भरोसा करता है। उनमें से कुछ उसी सरगने के आदमी हैं। इस बात ने रवि के पैरों तले जमीन छीन ली। अब घर भी सुरक्षित नहीं था, रिश्ते भी सुरक्षित नहीं थे और दोस्त तो बिल्कुल नहीं। रात गुजरती नहीं थी, बस भारी होती जा रही थी। रवि ने पहली बार महसूस किया वो एक ऐसे युद्ध में खड़ा है जहां दुश्मन चेहरे बदल बदल कर सामने आता है और हर इंसान शक के दायरे में है। काले कोट वाला आदमी सामने बैठा था, लेकिन रवि उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने भी सच और झूठ मिलाकर बात की थी। वो अपना बचाव भी कर रहा था और किसी बड़े खेल का मोहरा भी। फर्क समझना असंभव हो गया था। धीरे धीरे बाहर आसमान सफेद होने लगा, यानी सूरज निकलने वाला था। लेकिन रवि की आंखों में उस सुबह की रोशनी नहीं थी। उसके चेहरे पर बस एक ठंडा फैसला उतर गया था। अब वो भागेगा नहीं, अब वो बचेगा नहीं, अब वो खत्म करेगा जो उसके पिता ने शुरू किया था। काले कोट वाला आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। उसने पूछा, क्या सोच लिया तूने? रवि ने गहरी सांस ली और धीमे ठंडे स्वर में कहा, अगला कदम मैं तय करूंगा। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे वही मारूंगा जहां उसे अपने खेल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और इसी पल से रवि एक शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने लगा। एक ऐसा शिकारी जिसे अब खोने को कुछ नहीं और खोजने को सब कुछ बाकी था।